सांप चीकू के बीबी की रूप में डायन बन जाती है। मोंटू ये देखने के बाद डर डर कर बोलता है, ये क्या चीकू की बीबी, तुम इधर इधर क्या कर रही हो? चीकू की बीबी बोलती है, मैं इधर तुम्हें मारने आया हूँ। बहुत दिन आगे की बात है। एक छोटे से जंगल में चीकू और उनके 2 बच्चे रहते थे। चीकू का 2 पड़ोसी था, जिसमें से एक मोंटू और एक रिंटू। जिसमें रिंटू तो अच्छा था, लेकिन मोंटू शैतान था। चीकू के बीबी एक दुर्घटना में मारे जाने से चीकू अकेले रहता था और सारे काम उसे अकेले करना पड़ता था। चीकू, रिंटू और मोंटू ये तीनों ही अच्छे दोस्त थे। ये तीनों ही आम बेचकर अपना गुजारा करते थे। चीकू बहुत ही मेहनती था, जिसके कारण वो अपनी जमीन में आम का खेती करके वही आम बेचने जाता था बाजार में। लेकिन दूसरी तरफ रिंटू और मोंटू आलसी होने के कारण बाहर के जंगल से कच्चे आम खरीद के रसायन के मदद से आम को पक्के करने के बाद महंगे दामों में बेचते थे। इसी तरह वो तीनों अपनी जिंदगी बिताते थे। चीकू का ताजे और पक्के आम की वजह से जंगल के सारे पक्षियां उसी के पास से आम खरीदते थे। इसीलिए मोंटू और रिंटू के पास से कोई भी नहीं आम खरीदते थे। जंगल का एक पक्षी आकर चीकू से पूछता है, चीकू भैया, आप कैसे हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। आपका आम इतना स्वादिष्ट है कि आपके आमों को छोड़कर मेरे बच्चे और कुछ खाते ही नहीं हैं। सच में आपके आम में कोई जादू है। ये आम तो मेरे पेड़ में होते हैं, शायद इसी वजह से ये सारे आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे बच्चे ये आम खाने पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आज मुझे और ज्यादा कर आम दे दीजिए। तब मैं 2-3 आम ज्यादा दे रहा हूँ। आपके बच्चे इतने मेरे आम खाने पसंद करते हैं तो। ये सब देखकर मोंटू रिंटू को बोलता है, देखा, तुमने देखा, हमारे पास से कोई भी आम नहीं खरीद रहे हैं। जंगल के सारे पक्षी चीकू के पास से आम खरीद के ले जा रहे हैं। कैसे हमारे पास से आम खरीदेंगे? हमारे आम जो रसायन की मदद से पक्का करके बेचते हैं, शायद इसी वजह से हमारे आम स्वादिष्ट नहीं होते हैं। मोंटू रिंटू को डांटते हुए बोलता है, अरे बुद्धू, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम दूसरे जंगल से सस्ते दामों में आम खरीद कर ज्यादा दामों में बेचते हैं, इसीलिए कोई भी मेहनत नहीं लगता है। रिंटू मोंटू को रोकते हुए बोलता है, ये तो बात मुझे समझ में आया, लेकिन चीकू की वजह से हमारे आम तो नहीं बिक रहे। मोंटू भैया, फिर बोलिए तो इस चीकू का क्या किया जाए? रिंटू की बात सुनते सुनते मोंटू को दिमाग में एक बुरा ख्याल आ गया, कैसे इस चीकू को ठिकाने लगाया जाए। फिर मोंटू रिंटू को अपने बुरे ख्यालों के बारे में बोलता है। अगर चीकू को इस दुनिया से साफ कर दिया जाए तो क्या ख्याल है इस बारे में रिंटू? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप करना क्या चाहते हो? इसी वजह से तो मैं तुम्हें मूर्ख बोलता हूँ। तो ध्यान से सुनो रिंटू, हम दोनों मिलकर चीकू को इस तरह से मारेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा और हमारे बीच का कांटा भी हट जाएगा। तो फिर आप कैसे मारने वाले हो चीकू को? जैसे चीकू के बीबी को मैंने मारा, ठीक उसी तरह से चीकू को भी मैं मारूंगा। क्या बोला आपने? चीकू की बीवी को आपने मार डाला था? हाँ, चीकू की बीवी को
मैंने ही मारा था। कैसे? तो फिर सुनो, एक बार जब चीकू का बीबी अकेली थी, तब मैंने मौका देखकर एक जंगल से सांप पकड़कर उनके घर में छोड़ दिया था। फिर मेरा काम सांप ने कर दिया और मैं किसी के पकड़ में भी नहीं आया। मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि उसने मुझे आम चोरी करते हुए देख लिया था उनके जमीन से। अब समझ में आया बुद्धू, इस तरह उसे मारने की वजह से मैं किसी के पकड़ में भी नहीं आया। हाँ मोंटू भैया, आपके पास तो बहुत दिमाग है। तो चलो हम लोग इसी तरह से चीकू को भी मार लेंगे और किसी के पकड़ में भी नहीं आएंगे। और तो और बाजार में भी और दूसरा कोई आम विक्रेता नहीं रहेगा। फिर हम लोगों के पास से जंगल के सारे पक्षी को आम खरीदना पड़ेगा। मोंटू के इस दुष्कर्म में रिंटू भी एक साथ हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है, फिर से चीकू के पास से जंगल के सारे पक्षी आम खरीदने लगते हैं। फिर रिंटू ये देखकर मोंटू को बोलता है, देखा मोंटू भैया, फिर से सारे पक्षी चीकू के पास से आम खरीद रहे हैं। बेच लेने दो उसे आखिरी बार आम, क्योंकि कल से और वो नहीं बेच पाएगा। उसका आज आखिरी दिन है। कल का सूरज और वो नहीं देख पाएगा। फिर धीरे धीरे सुबह से रात हो जाता है। मोंटू फिर रिंटू के घर जाकर रिंटू को बुलाने लगता है। रिंटू, रिंटू, बाहर आओ। कुछ देर ऐसे बुलाने के बाद रिंटू घर से बाहर आता है। रिंटू पूछने लगता है, क्या हुआ मोंटू भैया, आप क्यों बुला रहे हो इस वक्त? मोंटू गुस्सा होकर बोलता है, क्यों बुला रहा हूँ तुम्हें? भूल गए क्या? हम लोग मिलकर चीकू को मारने वाले थे। हाँ हाँ, याद आया। बोलिए बोलिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर याद आ गया हो तो चलो जंगल से एक सांप पकड़कर लेकर आते हैं। मोंटू और रिंटू दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं एक जहरीला सांप पकड़ने के लिए। एक जहरीला सांप पकड़ने के बाद मोंटू और रिंटू चीकू के घर के पास आते हैं। मोंटू भैया, अब बोलिए, इस सांप का क्या करूं? मोंटू रिंटू के तरफ देखते हुए बोलता है, एक काम करो, इस सांप को तुम अपने गले में लटका लो और पूरे जंगल में घूमो। रिंटू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर मोंटू को पूछता है, क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तुम भूल गए हम लोग सांप किस लिए पकड़े थे? चीकू को मारने के लिए तो और किस लिए? अभी एक काम करो, सांप को घर के अंदर छोड़ दो, फिर कुछ देर बाद खुशखबरी मिल जाएगा। जब रिंटू सांप को चीकू के घर के अंदर फेंकने जा ही रहा था, तो सांप रिंटू के हाथ से छूटकर जंगल के ओर भागने लगता है। तुमसे तो एक भी काम अच्छे से होता ही नहीं है, बुद्धू कहीं का। चलो चलो जल्दी से सांप को पकड़े। मोंटू और रिंटू सांप को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल के तरफ भागने लगता है। फिर सांप जंगल के बीच पहुंचने के बाद एक जगह पर रुक जाता है। मोंटू और रिंटू जब देखते हैं सांप एक जगह पर जाकर रुक गया है, तो मोंटू रिंटू को बोलता है, पकड़ो पकड़ो, सांप को जल्दी से पकड़ो। अचानक सांप चीकू के बीबी की रूप में डायन बन जाती है। मोंटू ये देखने के बाद डर डर कर बोलता है, ये क्या चीकू की बीबी, तुम इधर क्या कर रही हो? चीकू की बीबी बोलती है, मैं इधर तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने तुम्हें आम चोरी करते हुए देख लिया था।
सिर्फ इसी वजह से तुमने मुझे बेरहमी से मार डाला है ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मोंटू डर के मारे जान की भिक्षा मांगने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गया है, मुझे छोड़ दो। अगर मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो तुम मेरे पति को भी मार डालोगे, इसलिए मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन मोंटू फिर भी गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगा और किसी को भी नहीं मारूंगा, मुझे जाने दो। फिर डायन चीकू की बीवी बोलती है, मैंने अगर तुम्हें नहीं मारा तो मुझे आत्मा के रूप में इधर उधर भटकना पड़ेगा। तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगा। ये सारे बातें सुनने के बाद रिंटू भागने लगता है। भागते समय एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन डायन चीकू की बीवी फिर भी नहीं छोड़ती है मोंटू को और एक विशाल रूप होकर मोंटू को खा जाती है। फिर डायन चीकू की बीवी मुक्ति पा जाती है और उस दिन के बाद से रिंटू के सर में चोट लगने की वजह से दिमागी हालत खराब हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता चलता है उस रात को मोंटू के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ चीकू बाजार में अकेले अच्छे से आम बेच रहा हो। टूनी अपने असली रूप में आ जाती है। तुरंत पिंटू ने बोला, टोनी और एक था चीकू, जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही जंगल में रहते थे। वो दोनों बुद्धिमान और काम के प्रति मेहनती थे। टोनी और चीकू ने अपनी जमीन में एक साथ बहुत सारे सेब की खेती की थी। एक सुबह का बात है, टोनी और चीकू एक साथ काम कर रहे होते हैं। तब चीकू टोनी को बोलता है, टोनी, तुमने देखा हमारे छोटे से जमीन में कितने सारे सेब हुए हैं, जिसके कारण पेड़ के डाले नीचे की तरफ झुक गए हैं। टोनी, तुम अगर मेरे सहायता नहीं करते तो मैं इतने सारे सेब नहीं उगा पाता। ऐसे मत बोलो, ईश्वर का कृपा है बोलकर ही हम लोग इतने सारे सेब का उत्पादन कर पाए हैं। चलो सारे सेब तोड़कर बाजार में बेच कर आते हैं। उनके बीच की बातचीत के बाद टोनी और चीकू टोकरी में सेब रखने लगे। मोंटू और पिंटू दो अन्य सेब किसान बोल रहे होते हैं, पिंटू, देखा टूनी और चीकू के जमीन में कितने अच्छे सेब हुए हैं और हमारी जमीन में सारे के सारे सड़े हुए और कीड़े लगे हुए सेब हुए हैं। वो तो होना ही था, क्योंकि वो दोनों इतने मेहनत जो किए हैं, इसी वजह से तो उनके इतने अच्छे सेब हुए हैं। लेकिन तुम तो हमेशा काम के समय भाग जाते थे। मैं तो सिर्फ अकेले पेड़ों का देखभाल करता था, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं करते थे। तुम्हें तो पता ही है मुझे सोना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे काम करने में तकलीफ होता है। तुम अपना ये बकवास बातें अपने पास ही रखो। तुम्हें तो सिर्फ सोना ही लगा रहता है, काम तो कुछ करते ही नहीं हो। चलो जल्दी से सारे सेब इकट्ठा कर ले, नहीं तो हमारे पहले टूनी और चीकू पहुंच जाएंगे बाजार और अपना सारे सेब बेच देंगे। हम अपना सेब नहीं बेच पाएंगे। उन दोनों का बातचीत खत्म होने के बाद पिंटू और मोंटू सेब इकट्ठा करने लग जाते हैं। पिंटू बाजार पहुंचकर देखता है कि टूनी और चीकू पहले से अपना सेब लेकर बाजार में पहुंच चुके हैं। टूनी का ताजे सेब देखकर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं टूनी का सेब खरीदने के लिए।
दूसरी तरफ पिंटू का कोई भी सेब नहीं बिकता है, जिसके वजह से पिंटू गुस्सा होकर अपने सेब लेकर घर की तरफ निकल जाता है। मोंटू पिंटू के हाथ में सेब लेकर आते हुए देखा तो पिंटू को पूछने लगा, क्या हुआ, एक भी सेब नहीं बिका क्या, या फिर आपका तबीयत खराब लग रहा था, बोलकर वापस आ गए। मैं कैसे बेचूंगा अपने सेब, क्योंकि टूनी के पास से जंगल के सारे पक्षियां सेब खरीद लिए थे, इसीलिए मैंने अपने एक भी सेब नहीं बेच पाया। मेरे सेब की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। टूनी और चीकू का सेब का खेती करना मुझसे एकदम सहा नहीं जा रहा है। इन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इन दोनों का क्या किया जाए बोलो तो? चलो तब इन दोनों को मार देते हैं, फिर बाजार में कोई सेब बेचने वाला होगा ही नहीं। तब हम लोग जैसे भी सेब बेचेंगे वैसा ही सेब सारे जंगल के पक्षियों को लेना पड़ेगा और फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों को एक साथ तो मारना मुमकिन नहीं है, तो जब टोनी शाम के समय पेड़ों में पानी देने जाएगा तब हम दोनों टोनी को पकड़कर मार देंगे। हाँ, आपने सही कहा। मैंने अभी अभी देखा टोनी को खेत की तरफ जाते हुए। तो चलो यही सही मौका है, टोनी को पकड़कर मार देंगे। मोंटू के बातों में आकर पिंटू छुरा लेकर टूनी को मारने के लिए उसके जमीन के तरफ चल पड़ता है। जब मोंटू और पिंटू टूनी के जमीन में पहुंच जाते हैं तब टूनी उनको देखकर बोलता है, क्या हुआ भैया, आपको क्या सेब चाहिए? बोलिए कितना सेब चाहिए, मैं दे रहा हूँ। पिंटू ने गुस्से में बोला, तुम अपना सेब अपने पास ही रखो, हम लोग सेब नहीं लेने आए हैं, हम लोग तुम्हें मारने आए हैं। तुम्हारे वजह से मेरा कोई भी सेब नहीं बिकता है, इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जाओ टूनी को जाकर पकड़ो और एकदम अच्छे से पकड़ना ताकि भाग ना जाए। ये सब सुनकर टूनी डर जाता है, फिर बोलता है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कोई है, मेरा कोई सहायता कीजिए, ये लोग मुझे मार रहे हैं। टूनी का इतना बोलने के बाद भी पिंटू ने टूनी को छुरा से मार दिया होता है। फिर टूनी मर जाता है। पिंटू और मोंटू डर के मारे उधर से भाग जाते हैं। टूनी इस तरह से मरने की वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता और उसका आत्मा एक डायन का रूप पकड़ लेता है। फिर डायन टोनी बोलता है, शैतान पिंटू और मोंटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों का खून पीने के बाद ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगा। ये बोलने के बाद डायन टूनी पिंटू और मोंटू के जमीन में जाकर अदृश्य होकर छिप जाता है। फिर धीरे धीरे रात होने लगता है, जिसके बाद डायन टूनी अपना रूप में आकर पिंटू और मोंटू का जमीन के सारे सेब जादू से गायब कर देता है। टूनी हंसकर बोलता है, तुम लोगों ने इसी सेब की वजह से मुझे मार डाला है ना? देखता हूँ कल तुम लोग क्या बेचने जाते हो। फिर धीरे धीरे सुबह होने के बाद पिंटू और मोंटू जब अपने जमीन में जाकर देखता है उनके पेड़ों में एक भी सेब नहीं होता है, तब वो दोनों ये चीज देखकर घबरा जाते हैं। फिर पिंटू मोंटू से पूछता है, मोंटू बोलो तो ये क्या हुआ? कल ही तो हम लोग ने देखा पेड़ में कितने सारे सेब हुए हैं, लेकिन आज सुबह कहाँ गायब हो गए सारे सेब? लग रहा है चोर ने चोरी कर लिया सारे सेब, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गायब हो गए सारे सेब। कितना आश्चर्य का बात है, हम लोगों ने इस सेब के वजह से टोनी का खून कर दिया और यही सेब गायब हो गया।
हम लोगों ने तो इतने मेहनत किए थे, इसके मतलब क्या सारी सेब चोरी हो गए? ठीक है, आज रात ही हम लोग एक जाल बिछाएंगे, फिर कल सुबह देखेंगे कौन है वो चोर, फिर उसको सजा देंगे। ये सब बोलने के बाद फिर पिंटू और मोंटू घर चले आते हैं। फिर धीरे धीरे शाम होने लगता है। पिंटू और मोंटू जाल लगाने के लिए जमीन की ओर जाते हैं और जाल लगाकर फिर घर पर आ जाते हैं। डायन टोनी अपने असली रूप में हंसकर बोलता है, तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो, बहुत ही मूर्ख। डायन को पकड़ने के लिए तुम लोगों ने जाल लगाया है। इस जाल में कभी नहीं फंसने वाला हूँ मैं। यूं बोलकर टोनी उनके सारे सेब फिर से गायब कर देते हैं। फिर सुबह होने के बाद पिंटू और मोंटू अपने जमीन की ओर जाकर देखता है फिर से सारे सेब गायब हो चुके हैं और उनके लगाए गए जाल जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। अब मोंटू पिंटू को बोल रहा होता है, लग रहा है ये चोर बहुत ही शातिर है, उसके लिए जाल लगाने से कुछ नहीं होगा, रात को पहरा देना पड़ेगा। ये बात सुनकर पिंटू भी राजी हो जाता है और दोनों फिर घर चले जाते हैं। रात होने का इंतजार करते हैं। ये सारी बात डायन टूनी सुन लेती है, फिर बोलती है, तब यही सही मौका है, तुम दोनों को मैं मारूंगा और पापों का सजा भी दूंगा, फिर मुझे मुक्ति मिलेगा। मैं इस रात का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा जादू सुबह काम नहीं करता। अभी यही सही मौका है। फिर ये बोलकर डायन टोनी अदृश्य हो जाता है। पिंटू और मोंटू डंडा लेकर अपने जमीन की ओर चल पड़ता है चोर को पकड़ने के लिए। जब वो दोनों अपने जमीन में पहरा दे रहे होते हैं, तब अचानक उनके जमीन में एक धुआं फैल जाता है। उसके बीच से टोनी नजर आता है। ये देखकर पिंटू और मोंटू बहुत डर जाते हैं। फिर पिंटू डर डर कर बोलता है, ये क्या? टोनी, हमें तो तुम्हें मार दिया था, तुम हमारे जमीन में क्या कर रही हो? टोनी हंसकर बोलता है, मैं देखने आया हूँ तुम लोग मुझे मारकर कितने अच्छे से सेब उत्पादन कर रहे हो। मुझे लगा तुम लोग मुझे देखकर खुश हो गए, ये तो उल्टा ही हो रहा है। तुम लोग मुझे देखकर डर रहे हो। क्यों मेरे ये असली रूप देखकर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? रुक जाओ, तब मैं अपने असली रूप में आ जाता हूँ। ये बोलने के बाद टोनी अपने असली रूप में आ जाती है। तुरंत पिंटू ने बोला, टोनी, हमें छोड़ दो, तुम हमें छोड़ दो, हम लोगों से गलती हो गया, हमें माफ कर दो। टोनी, हमें छोड़ दो। तुम लोग शैतान पापी हो, तुम लोगों को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को पकड़ने के लिए मैं इतने दिनों से तुम्हारे सारे सेब में गायब कर रही थी। आज ये दिन आ ही गया है। आज तुम दोनों को पकड़कर मारूंगा। फिर उस समय पिंटू और मोंटू अपने प्राणों का भिक्षा मांगने लगते हैं, लेकिन फिर भी डायन टोनी उन दोनों को नहीं छोड़ती है। फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर डायन टोनी उनका खून पीकर मुक्ति पा जाती है और उनका जमीन छोड़कर चल जाती है। और जंगल का कोई भी पक्षी को कुछ भी नहीं पता चलता है उस रात को क्या हुआ था।
उन दोनों के साथ।